नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज फिर एक बड़ी गलती कर दी। मैं कहूँगा कि 22 से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी गलती रही है पाकिस्तान की। और ये गलती थी कि पाकिस्तान ने आज तड़के अपने लड़ाकू जहाज़ का इस्तेमाल किया। लड़ाकू जहाज़ का मतलब है फाइटर प्लेन का इस्तेमाल। इसका मतलब आप धीरे धीरे जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर जंग चाहते हैं? और जिस तरह से वो टेंशन को एस्केलेट कर रहे हैं, तनाव को बढ़ा रहे हैं, मिसाइल का इस्तेमाल करके, लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करके, क्या जंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं जनरल मुनीर? और आज पहली बार भारत की सेना ने भी कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी गलती करी है जिस तरह से लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है। सुनिए, पहले आप कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनिए, फिर बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। अब जिस तरह से पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान या अपनी जो मिसाइल है फतेह-1 उससे हमारे कुछ एयरबेस टारगेट करने की कोशिश की, इसका जो जवाब था हिंदुस्तान ने ज़बरदस्त जवाब दिया। और पाकिस्तान के 6 बड़े एयरबेस, ऐसे एयरबेस जहां पर अमेरिका के F-16 फाइटर प्लेन तैनात हैं, जहां पर चाइना के J-10 और J-17 तैनात हैं, डिप्लॉयड हैं, उन एयरबेसों पर ज़बरदस्त हमला किया। पूरी तरह से कई एयरबेस तो डैमेज कर दिए हैं। और अगर आप इस ग्राफिक्स को देखें तो जो बड़े एयरबेस हवाई पट्टियां डैमेज करी हैं उसमें रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर है, जिसे वो जनरल हेडक्वार्टर कहते हैं, जहां जनरल मुनीर बैठते हैं, वहां का नूर खां का जो हवाई पट्टी है, बेस है, वो चौपट कर दिया पूरी तरह से। चकवाल बेस है, उस पर भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और लाहौर के पास जो सरगोदा एयर बेस है, जहां पर एक बड़ी स्क्वाड्रन F-16 की है और J-10 की है, उसको भी डैमेज किया है। इसके अलावा रफ़ीकी, ये भी एक बड़ा एयर बेस है पाकिस्तान की वायुसेना का, इसको भी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है भारत की वायुसेना ने, भारत की फ़ौज ने। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हम जंग के बिल्कुल करीब हैं, क्या हम युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, मुहाने पर खड़े हैं। और जब मैं युद्ध की बात करता हूं तो एक बात ज़रूर दोहराता हूं कि युद्ध सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती हमारी, सिर्फ एयरफोर्स, आर्मी और नेवी नहीं लड़ती। युद्ध पूरा राष्ट्र लड़ता है, देश लड़ता है, हम और आप लड़ते हैं, मुल्क में सब शामिल। इसलिए ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ज़रूर आप तक पहुंचना चाहिए। तो अगले 48 घंटे, द नेक्स्ट 48 आवर्स, ये जो अगले 48 घंटे हैं, अगर इसमें जनरल मुनीर वन एंड ओनली इस वक्त पाकिस्तान में जो सारी हुकूमत है, राजनीतिक शक्ति और हो या सैनिक शक्ति हो या औद्योगिक हो ताकत, सारी ताकत इस वक्त जनरल मुनीर के पास है। तो क्या जनरल मुनीर अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अगर वो इसी तरह की पैतरेबाजी करते हैं, टेंशन को एस्केलेट करते हैं, तो क्या फिर जंग की नौबत आने वाली है? और अगर जंग होती है तो फिर भारत क्या करेगा? भारत की फ़ौज की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो मेरी आज कई बड़े अफसरों से बात हुई है, उनका कहना है तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी भारत ने कर रखी है। और सच्चाई तो यह है कि भारत का सब्र का बांध टूट रहा है। फ़ौजें हमारी जो हैं इस वक्त पूरी तरह से बेताब हैं। और जो प्लान है हिंदुस्तान का, वो हो सकता है कि जनरल मुनीर के कल्पना से परे हो, जो प्लान है, जो एक्शन है। और जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि क्या हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? अब इतना मुश्किल सवाल मैंने पहले भी कहा, पत्रकार नहीं दे सकता, नेता नहीं दे सकता। इसीलिए देश के जाने माने मिलिट्री एक्सपर्ट, आर्मी के जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों आपके साथ रूबरू होंगे, उनको सुनिएगा। लेकिन मुझे चंद सेकंड दीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे साझा करनी है। अब दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो बात ये है, और मैं चाहूँगा थोड़ा गौर से सुनिए उसको, कि चाहे हम हों, आप हों, या देश हो या दुनिया हो पूरी, हम एक चीज़ नहीं समझ पा रहे, एक बात नहीं समझ पा रहे कि एक शख्स, ये जो शख्स है, एक शख्स की वजह से 2 मुल्क जंग के मुहाने पर खड़े हैं। और जंग का अंजाम सबको मालूम, जनरल आसिम
मुनीर, जिनकी कुर्सी फंसी हुई है, अपनी गद्दी के लिए ये आदमी जंग में घसीट रहा है करोड़ों लोगों को। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान आर्मी में बगावत जैसी स्थिति है, बलोचिस्तान में स्थिति विस्फोटक है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा स्थिति तालिबान और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, अफगान बॉर्डर पे जिस तरह से फायरिंग हो रही है और जिस तरह से इमरान खान की पार्टी के लोग काडर सड़कों पर है, ऐसी स्थिति में जहां अपनी जान बचा रहा है, जहां अपनी कुर्सी बचा रहा है, ये शख्स जंग लड़ना चाहता है। और इसीलिए घूम घूम कर ये शख्स कह रहा है, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, कि कौम की बात है, इस्लाम की बात है, इसलिए वो जंग लड़ रहा है। सच्चाई ये है, सच्चाई है, इस पर गौर से सुनिएगा, कि पहलगाम पर जब हमला किया था, जिसका मास्टरमाइंड ये था, इस शख्स ने पूरे टूरिज्म की रीढ़ तोड़ के कश्मीरी मुसलमानों के हाथ से उनकी रोजी छीनी। और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से जो शेलिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है, जिस तरह से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, आज ये आदमी लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में भी आज सिविलियंस को, हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, और जो शेलिंग हो रही है उसमें बॉर्डर पर जो गरीब मुसलमान हैं उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही, वो शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान के गोलीबारी से हमारे मकानों की खस्ताहाली होगी। यही नहीं, बल्कि जो पुंछ में जिस तरह से गोलीबारी हुई, हैवी मोर्टार से गोलीबारी हुई पहली बार, उसमें जो मकान गिरे, जो नुकसान हुआ, चाहे गुरुद्वारे पे हुआ हो या फिर चर्च पे हुआ, बहुत से मुस्लिम बच्चे भी उसमें मारे गए, मुस्लिम बच्चे शहीद हुए, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के, 7 साल के, 9 साल के, 10 साल के, जनरल आसिम मुनीर की फायरिंग के चलते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई, उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। अब आखिर क्या वजह है कि जनरल मुनीर को ना शहबाज शरीफ समझा पा रहे हैं? नवाज शरीफ लंदन से इस्लामाबाद आते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं, जिनकी पार्टी इस वक्त हुकूमत में। नवाज शरीफ की बात समझ नहीं आती, बार बार वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी रिस्ट्रेंट रखे, वो बात समझ में नहीं आ रही। आगे मैं उसको डिस्कस करूँगा। यहाँ तक कि जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं अमेरिका के, रूबियो, जिन्हें आप रक्षा मंत्री कह सकते हैं अमेरिका के, उन्होंने फ़ोन करके आसिम मुनीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स हमको पाकिस्तान की सेना ही नहीं, हमको जनरल मुनीर के इरादों को समझना होगा कि आदमी चाहता क्या है, इसको समझना होगा। और कुल मिलाकर क्या वाकई हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज मैंने जैसे पहले आपसे बताया कि जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों होंगे, उनको सुनिए, क्योंकि मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, कई जंग जीती हैं, कई जंग लड़ी हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह से युद्ध होता है, इसके वो एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं। ज़रूर सुनिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई जंग होने जा रही है। आपको लगता है जनरल ढिल्लों की अब वो वक्त आ गया जनरल साहब कि पाकिस्तान जिस तरह से जानबूझ के इस आग को भड़का रहा है, क्या भारत को अब नरमी नहीं करनी चाहिए और सीधा फ्रंटल अटैक करना चाहिए, क्योंकि एनफ इज एनफ? Enough is there, but also would you like to be labeled as the aggressor? आपने शुरुआत करी, शुरुआत पाकिस्तान ने करी, प्रोवोकेशन उनका था, हमने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने थोड़ा एस्केलेशन किया, हमने रिस्पॉन्स किया। अभी तक हमारा रिस्पॉन्स जो है बड़ा मेजर्ड है, बड़ा अप्रोप्रिएट है, मेजर्ड है और इन सिंक विद पाकिस्तान है। हम ज्यादा नहीं एस्केलेट किए। तो अभी हमारे प्लानर्स के ऊपर निर्भर है कि क्या करना है। वो कब समझते हैं कि भाई बहुत इनफ इज इनफ और अभी हम शुरू करते, तो वो प्लानर्स के ऊपर है, मैं नहीं कह सकता हूं। पर अभी तक हमारा जो रिस्पॉन्स है, इट हैज बीन वेरी मैच्योर एंड वेरी करेक्ट। जनरल साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सेना के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, जो इस वक्त सबसे ताकतवर शख्सियत है, जो हमें संकेत मिल रहे हैं, जो हमें जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जनरल मुनीर किसी की नहीं सुन रहे, ना वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सुन रहे हैं, ना ही वो अपने रक्षा मंत्री की सुन रहे हैं, वो डिसाइजंस ले रहे हैं।
और कहीं ना कहीं उनके कोर कमांडर और जनरल खुद वो सारी चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक डिक्टेटर टाइप उनका एक्शन है और जनरल मुनीर जैसे डिक्टेटर के साथ लड़ना, उनके साथ लड़ाई करना थोड़ा मुश्किल है? पाकिस्तान का चीफ, आर्मी चीफ बहुत पावरफुल होता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो नंबर 1 फिगर है पाकिस्तान में। मेरे विचार से, मेरे सोच से अभी फिलहाल जो हम देखें, इतना डेंजरस सिचुएशन नहीं है जैसे कोई एनालिस्ट शायद सोचें कि बहुत डेंजर हो गया है। अभी तक जो हालात हैं वो हमारे दायरे के अंदर है, हम संभाल सकते हैं। कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं हुई है जो हम नहीं संभाल सके हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे जो कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, वो प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। वो भी आगे सोच रहे हैं कि कब हम कहें कि इनफ इज इनफ एंड नो मोर। वो पहले दिन ही उन्होंने वो दिखाया था, नो मोर। अब उनके ऊपर हमने वो फैसला छोड़ना है कि कब वो सोचें कि नो मोर। पर अभी तक जो सिचुएशन हुई है उसको हम संभाल रहे हैं और आप देख रहे हो उन्होंने कुछ किया, हमने उससे ज्यादा किया, उनको बड़ी बर्बादी करी है। तो ये नहीं कि हम आराम से पीछे बैठे हैं और थप्पड़ पे थप्पड़ खाई जा रहे हैं, सवाल ही नहीं। हमने जिस तरह से उनको मारा है कई गुना ज्यादा है जो उन्होंने कोशिश करी है। तो हम पीछे बैठ करके चुपचाप नहीं सह रहे हैं सारा कुछ। हम रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली एंड करेक्टली। अभी तक ठीक है। जनरल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आर्मी की जो प्रवक्ता हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, कर्नल कुरैशी ने आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आज जिस तरह से मिसाइल यूज करी, लड़ाकू विमान की, ये उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, आप सुन सकते हैं। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान इस्तेमाल किया, फाइटर प्लेन इस्तेमाल किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल की, इसका इंडिकेशन क्या? क्या पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स हैं उसको वायलेट किया है? एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जरूर किए होंगे, पर हमारी टेरिटरी में इस्तेमाल किए, कितने हद तक वो अंदर आए, वो मेरे को पता नहीं है। और ना ही प्रेस ब्रीफिंग में इसका कोई जिक्र हुआ है। जरूर हुआ है कि हाँ, दे हैव यूज्ड एयरक्राफ्ट, जी, वी हैव यूज्ड एयरक्राफ्ट, दे हैव यूज्ड एयरक्राफ्ट। रिपोर्ट्स की कुछ एयरक्राफ्ट हमने गिराए हैं, वो कहते हैं कि हमने गिराए हैं। ये सब फॉग ऑफ वॉर है। पर जरूरी चीज ये है कि एस्केलेशन हुई है, जरूर हुई है। कितनी हुई है वो प्लानर्स जो है अपना मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि हर कोई प्लानर जो है वो अपनी रेड लाइन ड्रॉ करता है कि यहां तक मैं बर्दाश्त करूंगा, इसके बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये उसका डिसीजन नहीं है, वो नेशनल डिसीजन होगा। तो जब हम सोचते हैं कि वो रेड लाइन के पास हम पहुंचने वाले हैं, जो प्लानर्स हैं वो करेंगे जो करना है। जी। पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा गया आज ब्रीफिंग में कि वो अपने ट्रुप्स को, अपनी फौज को मोबिलाइज कर रहा है, यानी अपनी फौज को बैरक से निकालकर वो बॉर्डर भेज रहा है, बॉर्डर पे तैनात कर रहा है। तो अपनी फौज को बॉर्डर पे तैनात करना पाकिस्तान का एक फैसला, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना, भारत पर हमला करना, तीसरा लड़ाकू विमान का प्रयोग करना। ये तीनों जो पाकिस्तान के फैसले हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान इस पूरे तनाव को जंग की तरफ ले जाना चाह रहा है? पाकिस्तान का इरादा आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान का इरादा एक है कि वो जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं अपने अवाम को कोई सफलता दिखा सके कि मैंने ये अच्छे एक्शन किए हैं और ये मैंने बर्बादी करी है हिंदुस्तान के देश के ऊपर, हिंदुस्तान की फौज और एयरफोर्स के ऊपर। वो कुछ सफलता दिखाना चाहता है। उस सफलता दिखाने के लिए उसने पहले अपने नॉर्मल मिसाइल से ट्राई किया, नाकाम रहे। बैलिस्टिक मिसाइल ट्राई किया, एस्केलेट किया, बैलिस्टिक मिसाइल एस्केलेट किया, नाकाम रहा। फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए, नाकाम रहा। अब देखना है कि वो क्या करता है। अगला लेवल बातचीत करेगा,
रीच आउट करेगा या और एस्केलेट करेगा। हम तैयार हैं। जहां तक रहा सवाल ट्रूप्स को बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट करना, हम भी शायद कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, हम भी शायद अपने कंटोनमेंट्स में नहीं बैठे होंगे, कहीं ना कहीं हमने भी मूवमेंट करी होगी। कितनी मूवमेंट करी होगी, कितने आगे गए होंगे, क्योंकि हम भी सरप्राइज से कैच नहीं होना चाहते। वो भी सोच रहा होगा कि अगर हिंदुस्तान कुछ कर दे तो मैं कम से कम बॉर्डर के ऊपर तो तनाव होना चाहिए और मैं तैयार होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल दीपक जी, जैसे आप पिछले 5-10 मिनट से मेरे से रिएक्शन करवाना चाहते हो कि हाउ डेंजरस इज इट, आई डोंट थिंक इट इज वेरी डेंजरस। जी, एक और सवाल, जिस तरह से हमने ड्रोन्स देखे वो मेड इन टर्की थे, टर्की के बने हुए थे। टर्की जो है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान का सीधा साथ दे रहा है और टर्की को कोई शर्म नहीं है। हालाँकि टर्की हमसे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस वक़्त टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब और चीन और कुछ बाकी मुल्क भी पाकिस्तान के साथ जाएँगे, या सिर्फ़ पाकिस्तान की जो दोस्ती है, पाकिस्तान की जो मदद है, वो सिर्फ़ टर्की तक सीमित है? अभी तक जो है सिर्फ टर्की के साथ है और किसी हद तक चाइना के साथ भी है। चाइना का, जैसे मैंने पहले कहा था, उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, उनके बहुत स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मिलिट्री इंटरेस्ट है, हर तरीके से उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। तो मजबूरन से वो पाकिस्तान की मदद करेंगे, पर वो मदद करेंगे मटेरियल में, वो मदद कर सकते हैं फाइनेंस में। वो खुद अपने फोर्सेस को वहां डिप्लॉय नहीं करेंगे किसी काम के लिए। तो पाकिस्तान टर्की से मदद मांग सकता है। टर्की से क्या मदद मांग सकता है? मैं तो कहता हूं कि ये जो कमर्शियल जेट्स हैं, कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं जो लैंड किए हैं 2-3 दिन पहले, जो कर्नल सोफिया ने भी ब्रीफिंग में दिखाया था, वो जो कमर्शियल जेट्स है वो जरूर मिलिट्री इक्विपमेंट ला रहे होंगे, पैसेंजर्स नहीं ला रहे होंगे। टर्की से आए होंगे, कहीं और से आए होंगे, सामान ला रहे होंगे पाक डिफेंस फोर्सेस के लिए, वो भी हो सकता है। टर्की और चाइना मटेरियल सपोर्ट करेगी और सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बाकी जो कंट्रीज है वहां, वो किसी भी हालत में अभी फिलहाल पाकिस्तान की एड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया का पोजीशन अभी तक अप्रिशिएट किया। दे आर विद इंडिया, दे हैव सेड वी अंडरस्टैंड इंडियाज पोजीशन एंड वी जी। सपोर्ट व्हाटएवर एक्शन दैट इज टेकन। जनरल साहब, एक और इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ, जो हमने कल देखा कि नवाज शरीफ, जिनकी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आते हैं और अपने भाई, जो उनके भाई प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से साफ तौर पर जो है नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को सब्र करना चाहिए, पाकिस्तान को इस तनाव को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जंग जो है वो पाकिस्तान के हित में नहीं है, पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं है। जंग को टालिए हर सूरत में। ये नवाज शरीफ का स्टैंड था और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। जाहिर तौर पे उनके भाई जो हैं, उन्हीं की सत्ता है इस वक़्त। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का भाई और प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जंग को टाला जाए, तो जनरल मुनीर क्यों नहीं बात मान रहे? कायदे से देखा जाए तो जनरल को तो प्राइम मिनिस्टर की बात माननी चाहिए। जनरल मुनीर को नवाज शरीफ और उनके भाई क्यों नहीं समझा पा रहे? नवाज शरीफ को बहुत अच्छा पता है, क्योंकि कारगिल के टाइम पे वो वहां थे और उनको पता है कि क्या धोखा मुशर्रफ ने उनके साथ खेला था। उनको पता है, वो एक दफा वंस बिटन है, असलियत उनके जी। सामने है। तो इसलिए वो इस पोजीशन में है कि वो अपने भाई को बता सके कि तू भी वही बेवकूफी मत कर जो मेरे से हुई है। वो मैसेज उन्होंने जरूर दिया होगा, जैसे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो मैसेज उन्होंने दिया है। और पता नहीं कितना दबाव अपने शहबाज शरीफ डाल सकेंगे, पर यह जरूर है कि अगर देश का प्रधानमंत्री चाहे कितना भी वीक हो, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हुक्म देगा, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओबे करना पड़ेगा। और खास तौर पे अगर वो हुक्म पब्लिक डोमेन में आ जाए कि नवाज शरीफ के भाई अगर पब्लिक स्टेटमेंट करें दैट आई हैव ordered the armed forces to withdraw from all offensive actions, कोई चारा ही नहीं है मुनीर को, पर रोकना पड़ेगा। तो इतने कमजोर भी नहीं है शहबाज शरीफ।
उनको सिर्फ अपनी ताकत का एहसास नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर हैं एक देश के और उनका हुक्म चलना चाहिए, और इफ पुश कम्स टू शव एक पब्लिक स्टेटमेंट उनको देना चाहिए कि भाई आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद व्हाट माय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज डूइंग। एक और सवाल जो काफ़ी जो है चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, कि अमेरिका हो या फिर चाइना हो, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो बजाय शहबाज शरीफ से बात करने के वो जनरल मुनीर से बात कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस है, जिनको रक्षा मंत्री आप कह सकते हैं, रक्षा मंत्री अमेरिका के, वो जनरल मुनीर से बात कर रहे हैं, बजाय उनको बात प्रधानमंत्री से करना चाहिए। तो जनरल मुनीर, क्या आज की तारीख में पाकिस्तान की सारी हुकूमत, पाकिस्तान की सारी ताकत जनरल मुनीर के पास है? पिछले 75 साल से पाकिस्तान के चीफ के पास है, सिर्फ मुनीर के पास नहीं। इनसे पहले हर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान का रहा है, हुकूमत उनके हाथ में रही है, चाहे वो बाजवा हो या जियाउल हक हो या याया हो, जो भी हो। हमेशा ये इनका इतिहास है, ये इनका लिखा हुआ है। दिखावे के लिए वो कुछ भी करें, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारा प्रेसिडेंट है, जरदारी है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, पर पूरे देश को पता है, पाकिस्तान की आवाम को पता है, हमको पता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी जनरल साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जनरल को ही खत्म कर दिया जाए? एक लेमैन का क्वेश्चन है, कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे सामने, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ हमारे उसमें आ रहा है कि भाई जनरल मुनीर को ही क्यों नहीं खत्म कर देते? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्या ऐसा हो सकता है? दीपक, इसके बारे में मैं क्या कहूं, वो हालात के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान, देखो जी, पाकिस्तान को ये एहसास होना चाहिए, और आवाम, मैं ये कह दूं कि आवाम को एहसास है। पाकिस्तान की आवाम, I won't say 100%, I can't say how much percentage, but the bulk of Pakistan population is fed up of the armed forces, is fed up. जी, क्या मैं गरीबी में पूछ सकता हूँ? गरीबी में डूबे हुए हैं पाकिस्तान, और हर साल पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का बजट इंक्रीज होता है। जिस तरह से उनके डिफेंस फोर्सेस रहते हैं, उनका लिविंग स्टाइल है, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान का आर्म फोर्सेस का जो स्पेशल पोजीशन है उस देश में, वो अनमैच्ड है, कहीं और अनमैच्ड है। और वो पाकिस्तान अवाम जानती है कि उनकी जेब कट करके पाकिस्तान फौज या पाकिस्तान ऑफिसर्स जो हैं अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो एक दिन आएगा, जरूर आएगा, और जल्दी आएगा, जब वो कहेंगे कि बहुत सह लिया, अब सुधर जाओ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनो और अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक चलिए और थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करिए। जनरल साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हमारे पास, हिंदुस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास इक्विपमेंट्स और गैजेट्स हैं कि पाकिस्तान में हमारी दूरबीन से कोई छुप नहीं सकता, हमारी सैटेलाइट से कोई नहीं छुप सकता? और क्या जनरल मुनीर भी हमारे रडार पर होंगे, उनके सारे मूवमेंट, और अगर हिंदुस्तान चाह लेगा तो कुछ भी कर सकता है? ये हिंदुस्तान के अंदर ताकत है, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की ताकत है। दीपक, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आई हैव नो आइडिया व्हाट टेक्नोलॉजी वी हैव एंड व्हाट वी डोंट हैव, और कितना है और कितना एडवांस्ड है। आई एम सॉरी, आई कांट गिव एन आंसर। चलिए ठीक है, एक जर्नल ने जर्नल के बारे में नहीं कहा। मैं असली इशू पे आता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगले 48 घंटे, वेरी सीरियस नोट, अगले 48 घंटे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को कल $1 बिलियन की जब से उनको ग्रांट मिला है, लोन मिला है IMF से, जिसका वो इंतजार कर रहे थे, और हमने शो भी किया था कि 9 मई के बाद पाकिस्तान डिसाइड करेगा। ये पैसा मिलने के बाद, ये कर्जा उनको मिलने के बाद पाकिस्तान ने अपनी हरकतें तेज की हैं, लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया है, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल वो पहले से कर रहे थे। अगले 48 घंटे, जनरल साहब, वेरी सीरियस क्वेश्चन, अगले 48 घंटे आपको कितने क्रूशल दिख रहे हैं? डेफिनेटली
I would say next 24 hours are most crucial. 24 घंटे 24 घंटे क्रूशल है, उनको डिसाइड करना है कि क्या एक्शन करना है, क्या नहीं करना। अगर 24 नहीं तो 48, 24 to 48 hours are very crucial. मतलब आप कह रहे हैं 24 घंटे से 48 घंटे 24 से 48 घंटे में मतलब क्रूशल पीरियड है। देखिए जी, हमने भी अपना रिस्ट्रेंट दिखाया है। अब 3 दिन से ज्यादा हो गया कि हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़े कष्ट के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम सिचुएशन को कमेंसुरेट रखें, एस्केलेट ना करें। हम पाकिस्तान को बहाना ना दें कुछ करने के लिए कि भाई इंडिया ने हमको प्रोवोक किया तो हमने कर दी। हम बहुत रिस्ट्रेन्ड हैं और अच्छी चीज है कि हम रिस्ट्रेन्ड हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, मैं बल्कि कदर करता हूं कि हमारी जो रिस्ट्रेंट है कितने अच्छी तरीके से हमने रिस्ट्रेंट दिखाई है। पर यह जरूर है कि कितने दिन के लिए हम दिखा सकते हैं, कितने दिन के लिए पाकिस्तान कैन टेक फॉर ग्रांटेड कि हाँ भाई इंडिया तो रिस्ट्रेन ही करेगा। हम एस्केलेटरी लैडर पे 6 पे जाएंगे, वो 6 पे आ जाएगा। हम 7 पे जाएंगे, वो 7 पे आ जाएगा। हम 8 पे जाएंगे, वो 8 पे जाएगा। कितनी देर हम ये सहेंगे और कब हम ये फैसला करेंगे कि भाई बहुत टाइम दे दिया पाकिस्तान को सुधरने के लिए, सुधर नहीं रहे, और तब जो दूसरा एक्शन करना है वो तब होगा। पर यह जरूर है कि इन द नेक्स्ट 1 or 2 days पाकिस्तान मस्ट मेक अप इट्स माइंड कि व्हाट डज इट वांट। डज इट वांट अ कॉन्फ्लिक्ट? डज इट वांट अ वॉर? डज इट वांट पीस? व्हाट डज इट वांट? जनरल साहब ने अंग्रेजी में कहा, मैं उसको हिंदी कर दूं अपने दोस्तों के लिए। जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को अब फैसला करना है कि उसे जंग चाहिए या उसको शांति चाहिए, जंग नहीं लड़नी है या जंग लड़नी, ये पाकिस्तान को है, उसको फैसला लेना होगा। और उसके बाद भारत जो है कहीं ना कहीं फिर वो अपना इरादा करेगा। जनरल साहब, आपको लगता है कि भारत अभी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि देखिए हमने अभी कहीं ना कहीं सब्र किया है, हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हद पार करता है तो फिर हम युद्ध लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो फिर पूरी तरह युद्ध का में फाइनल हिसाब कर देंगे? क्या भारत एक स्ट्रेटजी के तौर पर दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम एक सुपर पावर हैं, जहां तक साउथ एशिया की बात है हम सुपर पावर हैं, पाकिस्तान को अभी हम पूरी तरह से मसलना नहीं चाहते, पाकिस्तान बाज आ जाए, अगर नहीं आता है तो फिर हमें कोई रोके ना, ये आप लोग को लग रहा है स्ट्रेटजी है? हमने दुनिया को मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, दुनिया खुद देख रही है कि किस तरह से पहलगाम के बाद 22 अप्रैल के बाद हमने कितना रिस्ट्रेंट दिखाया। हमने पाकिस्तान को टाइम दिया अपने टेररिस्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए। यूएन में उनकी जो लैंग्वेज थी जब डिस्कशन हो रहा था उसके ऊपर बहुत टाइम दिया उनको कि अगर उन्होंने कंट्री के अंदर ही कुछ करना है जिससे वो हमको इंडिकेट करें कि भाई वो जो पहलगाम में हुआ वो हम नहीं करना चाहता था, गलती से हो गई और कुछ हुआ, कोई इंडिकेशन नहीं आया, बिल्कुल कोई इंडिकेशन नहीं आया। तो इसीलिए हम ठीक 15 दिन के लिए वेट किया। अगर इजराइल होता या कहीं कुछ और देश होते तो शायद 5-6 घंटे 12 घंटे के अंदर रिएक्शन हो जाता, और दुनिया ने वो बर्दाश्त किया तो हमारे 15 दिन को वो जरूर अहमियत देंगे कि भाई इंडिया वेटेड 15 डेज। और उसके बाद भी हमने बड़े केयरफुली स्टेप बाय स्टेप मैच किया है। ये नहीं कि बिल्कुल किसी उनके लेवल से हम नीचे रहे। हमने कई जगह इनको ऐसे ठोका कि वो हमको ठोक नहीं सके, पर हमने कर दिया। तो वी हैव बीन वेरी करेक्ट इन आवर रिस्पॉन्स, वेरी मेजर्ड इन आवर रिस्पॉन्स। और मैं दाद देता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी प्लानिंग हुई है और हमारा रिस्पॉन्स हुआ है। जी। और अगले 48 घंटे में आपने बोला जरूर फैसला हो जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि वो क्या चाहते हैं। अब इतने देशों ने उनको बताया है, आज भी कोई रिपोर्ट आ रही थी, पता नहीं कंफर्म्ड है नहीं कंफर्म्ड है, कि डीजीएमओ के थ्रू वो बात करना चाहते हैं या जैसे भी है, पर वो देखना पड़ेगा
कि वो बात करके एक कदम पीछे लेना चाहते हैं या एस्केलेट करना चाहते हैं, फैसला करो। जी जनरल साहब, आखिरी सवाल ये है कि भारत आज की तारीख में दुनिया की तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति है, मिलिट्री पावर है भारत, और पाकिस्तान बहुत ही गरीब मुल्कों में से है जहां पर आर्मी तो चलिए थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, और आंकड़े गवाह हैं, और आंकड़े ये कहते हैं कि पाकिस्तान भारत का कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल भी मुकाबला नहीं किसी भी इंडेक्स में। अगर आपको लगता है कि जनरल मुनीर जिस तरह से वो बिल्कुल भी अनकंट्रोल्ड हैं, अगर वो जंग की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या हिंदुस्तान इस जंग को 5-7 दिन में ही निपटा देगा? क्या पाकिस्तान 15 दिन 20 दिन ये जंग लड़ सकता है, कन्वेंशनल वॉर लड़ सकता है? या जो उसकी आर्थिक स्थिति है, जो उसकी गोला बारूद की स्थिति है, जिस तरह से उनके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं अफगान बॉर्डर पे, बलूचिस्तान पे, पॉलिटिकल टर्मोइल है, इमरान खान की पार्टी के लोग सड़क पर आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि इन हालात में पाकिस्तान की बहुत बुरी हार होगी, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान कहीं ना कहीं तबाह हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है अगर भारत फुल फ्लेजेड एक वॉर में चला जाता है, दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत? अगर पाकिस्तान जंग छेड़ना चाहता है, लड़ाई चाहता है, हम तैयार हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो लड़ाई शुरू करता है तो हम बहुत ही बुरे तरीके से उनको डिफीट कर सकते हैं। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग्स में हम स्ट्रांग हैं, शक्तिशाली हैं और उसको दबा सकते हैं, अच्छी तरह दबा सकते हैं। कितने दिन चलेगा मैं नहीं कह सकता। इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां रिएक्ट करेगी, कब रिएक्ट करेगी, क्या कहेगी, क्या करेगी, मैं नहीं कह सकता। पर यह जरूर है कि अगर जंग छिड़े तो होना क्या चाहिए कि पाकिस्तान को जंग छेड़ना चाहिए। पाकिस्तान जंग छेड़ेगा और इंस्टेंटेनियसली हम रिएक्ट कर सकते हैं, कोई देर नहीं लगेगी हमको। पर यह ठीक होगा कि पाकिस्तान पहले फैसला करे कि उसको जंग चाहिए या बातचीत करनी है, या यही जो स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, एम्बिग्विटी है, ना लड़ाई ना पीस, उसी को बरकरार रखना है, वो करे। पर ये जो स्टेट है ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, 2-3 दिन और चलेगा और उसके बाद उसको बिल्कुल साफ कर देना है कि जंग चाहिए कि बात करनी है। जनरल साहब हैं जिन्होंने कई जंग लड़ी हैं, जनरल साहब ने जंग जीती हैं, और जनरल साहब का कोई सानी नहीं, कोई तोड़ नहीं जहां तक मिलिट्री एक्सपर्टाइज की बात है। आर्मी को लीड करना जनरल साहब ने लीड करके दिखाया, और हर मोर्चे पे जनरल साहब ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। जनरल साहब 2-3 बातें कह रहे हैं, मैं सम अप करूंगा। जनरल साहब ने कहा है कि भाई ये जो पाकिस्तान का जो इस वक्त एक्शन है बहुत दिन तक नहीं चलेगा। पाकिस्तान को क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि वो जंग लड़ना चाहता है या वो बातचीत करना चाहता है। भारत के दरवाजे अभी फिलहाल खुले हुए हैं शहबाज शरीफ की सरकार के लिए कि क्या आपको जंग लड़नी है या बातचीत करनी है, आपको पीस चाहिए अपने मुल्क के लिए जो बिखर रहा है, या आपको जंग लड़नी, ये तय करें। लेकिन अगर जंग हो गई तो जनरल साहब का कहना है कि जो फाइनल हिसाब फिर भारत ही करेगा। दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है इस वक्त, और सैन्य शक्ति में कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान का, ना इकोनॉमी में मुकाबला है, ना मिलिट्री पावर में मुकाबला है, ना इंडस्ट्रियल पावर में मुकाबला है, कहीं पर मुकाबला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को तय करना है। जनरल साहब ने एक इशारा यह भी किया कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो उलझा रहे हैं वो जनरल मुनीर उलझा रहे हैं, और शायद जनरल मुनीर इसलिए उलझा रहे हैं जनरल साहब कि उनको लगता है कि उनकी गद्दी भी जाएगी और कहीं कोर्ट मार्शल ना हो जाए उनका। जनरल साहब गद्दी बचाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत क्लियरली कर सकता हूं कि जो कुछ भी मुनीर कर रहा है देश के लिए नहीं कर रहा है, अपनी गद्दी बचाने के लिए कर रहा है, बस। बड़ी बात जनरल साहब ने कही। जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों ने आखिरी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया। उन्होंने कहा जो कुछ जनरल मुनीर कर रहे हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए कर रहे हैं। तो एक शख्स जो सबसे ताकतवर इंसान है इस वक्त पाकिस्तान की सरजमी पर, वो इंसान पूरे पाकिस्तान को फंसा रहा है।
सरकार को फंसा दिया है, आवाम को फंसा दिया है, अपोजिशन को जेल में डाल दिया है और आज अपनी गद्दी बचाने के लिए वो जंग की नौबत ला रहा है, जो जनरल ढिल्लों ने कहा। जनरल ढिल्लों, आप आए, बड़ी खुलकर बात की और जिस तरह से आप चीजों को समझाते हैं, बहुत आसानी के साथ समझाते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। सो नाइस ऑफ यू कमिंग टू दिस प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर।